हम पढ़ रहे थे, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं आपके मीणा जनजाति। अच्छा, जनजातियां राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है अनुसूचित जनजाति? ठीक है, और ऐसे प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम अनुसूचित जनजाति किस जिले में है? और दूसरे स्थान पर बीकानेर। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस जिले में है? दूसरे नंबर पर बांसवाड़ा। याद कर रखा ना? ठीक। उसके बाद में हमने पढ़ना शुरू किया था मीणा जनजाति। मीणा जनजाति में क्या क्या पढ़ा शुरू में बताओ? देखो, मीणा जनजाति के अंदर सबसे पहले तो हमने इसका अर्थ समझा होगा, मीन यानी कि मछली से, क्योंकि इनकी जो दूसरी बात है वो उत्पत्ति से पढ़ी है। हमने कहा कि इनकी जो उत्पत्ति है वो आपके भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से मानी गई है। फिर टोड साहब ने इनका मूल स्थान भी बता दिया हमें, बोला काली खोहे पर्वतमाला है, ठीक है। और फिर मीणा जनजाति की पवित्र पुस्तक यानी कि पवित्र ग्रंथ की बात की थी, मीन पुराण, जिसके लेखक कौन है? मुनि मगन सागर जी, यही लिखाई है। इतनी सी बातें होगी ना? अच्छा, सबसे बड़ी, ठीक है। अच्छा, राज्य की कुल अनुसूचित जनजातियों में 47% जो है वो कौन है? मीणा जनजाति। यहां तक लिखा, उसके जस्ट आगे लिखिएगा राजस्थान में मीणा जनजाति की जनसंख्या, और ये जो जनसंख्या है ये कौन से आंकड़ों के अनुसार है? 2011। कितनी है? 43.46 लाख। इतने मीणा है, जो कि राजस्थान की कुल अनुसूचित जनजातियों का कितने प्रतिशत है? 47। हाँ, क्या पूछ रहे? हुई नहीं, हो नहीं पाई कोरोना की वजह से, और फिर सरकार का मूड नहीं हुआ, क्योंकि कोरोना था तो पता नहीं कितने टिंगर आए होंगे। अब देखो, जब मोदी जी का मूड हो, उससे क्या है कि जनगणना करवाने से सरकार की पोल खुल जाएगी ना, और अपनी पोल कौन खोलना चाहता है भाई? हाँ बोलो, ये लिखो, समझे? और राज्य में मीणा कहां कहां है? राज्य में मीणा जनजाति, देखिए, सर्वाधिक तो किस जिले में है मीणा? याद रखना है, उदयपुर। 2 नंबर जयपुर, 3 नंबर प्रतापगढ़, 4 नंबर दौसा, 5 नंबर सवाई माधोपुर। मीणा जो जनजाति है, मीणा जनजाति कार्य के आधार पर 2 भाग है इसके। एक तो है जमींदार मीणा, और जमींदार मीणा का मतलब होता है ऐसे मीणा जिन्होंने कृषि का कार्य किया, वो कहलाए थे जमींदार मीणा। एक है आपके चौकीदार मीणा, और चौकीदार मीणा वह मीणा जिन्होंने रियासत की सुरक्षा का कार्य संभाला था। ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि पहले प्रारंभ के अंदर जो मीणा है वो ढूंढाड़ के राजा हुआ करते थे। प्रारंभ में मीणा जनजाति ढूंढाड़ क्षेत्र में शासन करती थी।
शासन किया इन्होंने। लिखो ये चार बातें वो और चार बातें ये लिखो। अर्पित, आपकी जियोग्राफी की बुक कब आएगी? टाइम लगेगा अभी। हाँ, लिख लिया? कितनी अच्छी 8 बातें याद हो गई। मीणा जनजाति, मीन शब्द, उल्लेख मत्स्य पुराण, उत्पत्ति मत्स्य अवतार। हाँ है? नहीं, वो तो लग रहे हैं आपको सीधे, बाकी सब डेडिकेशन है। खुद केवल मीणा पढ़ा रहा हूं ना, इसीलिए सीधा लग रहा है। थोड़ी देर में भील पढ़ूंगा, यही सेम बातें ग्राश्यम पढ़ाऊंगा, यही विषय बातें शहरिया पढ़ूंगा। हाँ, सारे मिल जाएंगे, वही तो बात है। नहीं माना होगा। लेकिन अब ये बहुत इजी है। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ये सबसे इजी टॉपिक। करे क्या? ये लिख लिया? नेक्स्ट लिखो, आगे आगे लिखो। देखो, पूछा जाए ऐसा, हालांकि ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है, पूछा जाए मीणा जनजाति में कितने गोत्र होते हैं, तो वो है 5200। जी। खापे कितनी है? 24 क्षेत्र। 24 क्षेत्र हैं जहां पर कौन रहते हैं, और गोत्र 5200 गोत्र है। लिखो लिखो। हम्म? ना ना ना, ये क्यों चेंज होंगे? क्यों? पहले क्या था? अब क्यों? लिख लिया? दोनों बातें लिख ली? फिर लिखो,
मीणा जनजाति में सबसे बड़ी पंचायत, मीणा जनजाति में सबसे बड़ी पंचायत क्या कहलाती है? चौरासी, 84 गांव, 84 गांवों का समूह है। 84 खंभों की छतरी कहां है? ये क्या है? ये अचानक से क्या आई? कौन से गांव में है? मैंने कहा था गांव इंपॉर्टेंट है ये। आपने कहा हाँ सर गांव इंपॉर्टेंट है, रह जाएगा गांव का क्या है। इस बड़े बेचारे। देवपुरा गांव, देवपुरा गांव बूंदी, 84 खंभों की छतरी, निर्माण किसने करवाया? कितने मंजिल है वो? मंजिल थोड़ी है वो, कितने मंजिल है वो? उसकी क्या बात याद है आपको? 84 खंभों का मंदिर कहां है? किसने बनाया? अब क्या करें, नहीं आ रहा है तो नहीं आएगा। मीणा जनजाति में सबसे बड़ी पंचायत 84, 84 गांवों का समूह है। और मीणा जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? याद रखिएगा, पटेल। मीणा जनजाति के देवता, मीणाओं के देवता कौन है? बुज देवता। जबकि मीणाओं के आराध्य देव कौन है? मीणाओं के आराध्य देव हैं भूरिया बाबा। भूरिया बाबा का ही दूसरा नाम क्या है? गोमतेश्वर। गौतमेश्वर कहां है ये? अरनोद प्रतापगढ़। अच्छा, और कहां मंदिर है इसका? पोसलिया शिरोई, पोसलिया नदी के किनारे। इनके मंदिरों की बात करते हैं ना, तो दो जगह हैं। एक तो है अरनोद, अरनोद जो कि कहां है? प्रतापगढ़ में। और एक है आपके कहां पर? पोसलिया जो कि है शिरोई में। एक आपको पूछा जाए, शेखावटी के मीणाओं की आराध्य देवी कौन है? जीण माता। और एक इसमें ध्यान रखिएगा, मीणा जो जनजाति है ना, वो भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाती है। मीणा जनजाति क्या हुआ? नहीं खाते।
हाँ, भूरिया बाबा बिल्कुल सही है। प्रेम। मीणा जनजाति का कुंभ कहाँ भरता है? कहाँ है रामेश्वरम धाम? वहां पर कोई त्रिवेणी संगम भी है क्या? कौन सी नदियों का? ठीक है। ये लिख लिया? कहां तक पहुंचे? खाली झूठी कसम? लिखा नहीं लिखा? क्वेश्चन पूछ रखा है। हाँ। यहाँ राजस्थान जीके में एक एक ईंट, एक एक सीमेंट पूछ रखी है। वाह। चले आगे। नेक्स्ट। अब इसके बाद में देखिए, देखिए सबसे पहले तो हमने इस जनजाति का अर्थ समझा है, ठीक है, इनकी उत्पत्ति के बारे में, इनका मूल स्थान कौन सा है वो। फिर दूसरे पेज के अंदर हमने इनको राजस्थान में पढ़ा है कि कितने जनसंख्या है, कहां पर ये निवास करते हैं, पहले क्या थे और अब वर्तमान में किस किस रूप में है ये। फिर हमने पढ़ा इनकी खुद की पर्सनल बातें क्या क्या होती है। अब इसके अलावा आगे लिखिए, जैसे आपको पूछे मीणाओं का कुंभ, और मीणाओं का जो कुंभ है वो कहलाता है रामेश्वर धाम, जो कि आपके कहां पर है? खंडार सवाई माधव। अच्छा, खंडार नहीं, एक किला है ना? कौन सी तोप है? और फिर तारागढ़ बूंदी में? और शाहबाद बारह में? कौन सी? वो तो शेरगढ़ धौलपुर में। उस तोप का नाम याद आई ही नहीं है आपको जो इसमें है। गर्भ गुंजन तो तारागढ़ में है, बूंदीवाड़े में। यहां पर है शारदा तोप। रामेश्वर जो धाम है, यहां पर एक त्रिवेणी संगम है, तीन नदियों का। कौन कौन सी तीन नदियां हैं वो? चंबल, बनास और शीप। याद रखिएगा। लिखो, ये इनका कुंभ। देख लिया? है नहीं, देख लिया? आगे। अब लिखो
अब आप मुझे बताना ऐसा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। लिखो, ओब्री। मीणा जनजाति में ओब्री क्या होती है? क्या होता है? अनाज संग्रहण, जहां पर अनाज रखा जाता है। क्यों? दादी ने मंत्र मार दिया था। ओबरी अनाज संग्रहण, ठीक है, जहां पर अनाज को संग्रहण किया जाता है, ठीक है। अब देखो अगला, अगला एक शब्द है, ये ऐसे शब्द आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, ओबरी क्या है या किससे संबंधित है। एक शब्द है छेड़ा फाड़ना। छेड़ा फाड़ने का मतलब है तलाक देना, तलाक देना। और उसके बाद में है एक शब्द है झगड़ा राशि। क्या होती है झगड़ा राशि? सुना तो है ना? हाँ, एक ऐसी महिला जिसने दूसरा विवाह कर लिया है, तो वो जो दूसरा पति है ना, वो पहले पति वाली को, मतलब पहले पति को कुछ राशि देता है ताकि झगड़ा नहीं हो। बिना मतलब क्यों? उसकी लुगाई लेके गया, बिना मतलब क्या हुआ? बिना मतलब कैसे हो गया? लुगाई ले जाए, पास बुकिंग करे। मतलब, अरे अरे समझो, ये कोई पिंटू है। कैसे कैसे ऐसे लुगाई ले गई। इसकी पत्नी है जिसका नाम है पिंकी, ठीक है। अब इस पिंकी ने इसको क्या कर दिया? छेड़ा फाड़ना यानी तलाक दे दिया है। अब ये पिंकी क्या है कि इसने किसी दूसरे चिंटू को देख लिया, तो चिंटू के साथ चली गई। अब चिंटू ये चाहता है कि चिंटू और पिंकी शांति से रहे, इसीलिए चिंटू पिंटू को कुछ राशि देगा, उसी को क्या बोलते हैं? झगड़ा राशि। यानी कि महिला के नए पति द्वारा पहले वाले पति को दी गई राशि क्या कहलाती है? झगड़ा। क्योंकि चिंटू तो नया है ना, ये तो पुराना है। नहीं नहीं, ऐसा आपको, अब किसी जनजातियों में ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा हाँ, किसी महिला के दूसरे पति द्वारा पहले वाले पति को दी गई धनराशि क्या कहलाती है? झगड़ा राशि।
लिख लिया? आगे भीलवाड़ा में तो चलता है सर जी अब भी। ठीक है, चल आगे। इसमें देखो मौसर का प्रचलन है। मीणा जनजाति में मौसर का क्या है? प्रचलन। मौसर मतलब समझे? मृत्यु भोज, नुक्ता। इसमें आटा साटा की प्रथा है, आटा साटा की प्रचलन। मतलब मारवाड़ी मांगे कि अगर हम यामी भी आओ, लड़की देके लड़की ले लेना। वैसे ये आज सब जातियों में होता है, यदि नहीं होता है तो शादी भी नहीं होती है। हमारे मारवाड़ में ऐसा हो गया ना, ये सब में है जी, कोई किसी जनजाति कोई जाति विशेष नहीं, आजकल सब में हो गया है। आटा साटा का प्रचलन, आटा साटा विवाह का प्रचलन है, ठीक है, विवाह से संबंधित है, ये विवाह से संबंधित। इसमें महिला व पुरुष दोनों गोदना करवाते हैं, महिला व पुरुष दोनों गोदना का प्रचलन है। गोदना मतलब जी टेटू, शरीर पर चित्रांकन करना, महिला और पुरुष दोनों ही। मीणा जनजाति के अंदर लड़के के जन्म पर थाली बजाते हैं और लड़की के जन्म पर सूप छाजला, सूप छाजला, सूप छाजले जैसा किला कौन सा है हमारे राजस्थान का? दोसा, याद रखना। सूप छाजले जैसा कौन सा है? दोसा किला। दोसा का प्राचीन नाम क्या है? ऐसे नहीं, ऐसे मत पूछो। देवगिरी, देवगिरी पहाड़ी पर बना हुआ ना दोसा का किला, बस उतार लीजिए। कंप्लीट। तो ये कंप्लीट होगा। कंप्लीट। चलो आगे। तो ये कंप्लीट हो गई आपके मीणा जनजाति। देखिए आज तक क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी ये सब में जो प्रचलन होता है ना, वो एग्जामिनर कभी नहीं पूछता है, हालांकि मुझे लिखाने भी नहीं चाहिए थे ये, लेकिन कभी आ जाए कि आटा साटा निम्न में से किससे संबंधित एक रस्म है, तो ये विवाह से संबंधित है, ऐसा कभी आ जाए तो इसलिए लिखा है। मौसर आप सब जानते हैं,
ये इसीलिए लिखाया है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछता है निम्न में से किसी बुजुर्ग की मृत्यु पर करवाया गया भोज क्या कहलाता है? मोशर। वैसे एक जोसर भी होता है, जीवंत बारो। कुछ ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो ये सोचते हैं कि मरिया बच टाबर तो किसा गांव ने जिमाई, मैं जीऊं तो जिमा दूं। वो क्या कहलाता है? जोसर, जीवंत बारो। जीवंत बारो बोलते हैं ना, हमारे तो उधर ऐसे ही बोलते हैं। हाँ? जीवंत बारो। आपके उधर, आपके जोसर बोलते हैं क्या प्रोपरी? ये कार्यक्रम, हाँ, कार्यक्रम। झगड़ा राशि पूछ रखा है। छेड़ा फाड़ना क्या है? तो देखो ये मीणाओं में भी है और ये भील जनजाति में भी है, दोनों में ही है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो अगर क्वेश्चन आ भी जाए कि छेड़ा फाड़ना किससे संबंधित है, तो भीलों से। ऑप्शन में नहीं है तो मीणा करना ही। ठीक है, और मीणाओं का कुंभ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछ रखा है कई बार। इसके अलावा ये गोत्र, यानी कि ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा आपके कि निम्न में से राजस्थान में पाई जाने वाली वह जनजाति जिसमें 24 खापों के साथ 5200 गोत्र मिलते हैं, निम्न में से कौन सी जनजाति है? ऐसा बनेगा यदि बनेगा भी तो। ठीक है, और सबसे बड़ी पंचायत ये और मुखिया, ये दोनों तो क्वेश्चन हर एक जनजाति से इंपॉर्टेंट है। बुद्ध देवता, जैसे ये यूनिक बात है ना, ये पूछ लेता है भूरिया बाबा की। ठीक है, बस यही तो था, और बाकी आपको सारा कुछ लिखा ही दिया ये तो। चलो आप हेडिंग डालो भील जनजाति। नंबर 2 हेडिंग डालिए भील जनजाति। भील जनजाति, देखो भील, भील अर्थ बील से है। बील मतलब तीर कमान, यानी कि ऐसे लोग जो तीर कमान चलाने में परफेक्ट थे, वो भील जनजाति थी। तो भील शब्द बना हुआ है बील से, जैसे मीणा बना हुआ है मीन से। ठीक, इस जनजाति की खास बात है, ये राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। सबसे पहली सबसे बड़ी जनजाति तो कौन सी है? मीणा। दूसरी है ये। हालांकि ये राज्य की सबसे प्राचीन जनजाति है। राज्य की सबसे प्राचीन जनजाति, प्राचीन जनजाति। भीलों की यदि जनसंख्या की बात करते हैं तो राजस्थान में इनकी जो जनसंख्या है, हालांकि ये 2011 के अनुसार आंकड़े हैं, वो है आपके 41 लाख, यानी कि राज्य की कुल अनुसूचित जनजाति का 43% भील जनजाति विद्यमान है। उतारो।
लिख लिए? चलो नेक्स्ट। राजस्थान में भील जनजाति का क्षेत्र कहां है? राज्य में भील जनजाति राज्य में भील जनजाति कहां कहां है? सर्वाधिक पूछ ले तो। और ऑप्शन आ गया आपके सामने, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। क्या बताओगे? बांसवाड़ा। भील जनजाति सर्वाधिक है बांसवाड़ा, फिर है डूंगरपुर, फिर है उदयपुर, फिर है आपके भीलवाड़ा, फिर है आपके सिरोही, फिर है प्रतापगढ़। लिख लो। फिर ये अन्य में टॉप वाले 2-3 याद रखने हैं, ठीक है? बाकी ज्यादा याद नहीं रखने। लिखो। हाँ। क्यों? सभी में आजकल ऐसा कुछ नहीं विशेष। किसमें? कब बोला मैंने? इनमें सबसे कम यहां है, मतलब टॉप वाले जिले लिखा रहा आपको। यहां पूछेगा भी ऐसे ही, और बाकी पूछेगा तो मैंने आपको लिखाया था कि सबसे कम कहां है। नहीं लिखना है। हाँ। नहीं, नहीं होती। मतलब आगे। वो तो डिग्री चाहिए किसी में करो ना। ये लिख लिया। फिर लिखो उत्पत्ति। उत्पत्ति। भील जनजाति की उत्पत्ति के बारे में क्या क्या बातें कही है लोगों ने? भील जनजाति की उत्पत्ति। भील जनजाति की उत्पत्ति। भील जनजाति की उत्पत्ति में सबसे पहले बात करते हैं तो वो है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने तो ये कहा है कि भील जो जनजाति है वो वनों में रहने के कारण क्या कहलाई है? वन पुत्र की संज्ञा दी। इन्होंने कहा कि ये तो वनों यानी जंगलों में रहने वाली जनजाति है, वन पुत्र। लिखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, वन पुत्र भीलों को कहा गया है, बिल्कुल कहा गया है, और वो भी कर्नल जेम्स टोड द्वारा कहा गया है। लेकिन जब बात थॉमसन की करते हैं तो थॉमसन ने इनको गुजराती की संज्ञा दी है कि ये गुजराती से उत्पन्न है, और इन्होंने ये बात अपनी पुस्तक के अंदर भी लिखी है जिसका नाम है भिल्ली व्याकरण। पुस्तक के अंदर कहा गया है। नंबर 3, एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है रोने। रोने ने कहा है कि भील जनजाति का जो मूल स्थान है वो कौन सा है? मारवाड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, जिले अलग हो गए हैं तो
जब वापस जनसंख्या होगी तो उसके बाद में फिर नए आंकड़े आएंगे। अभी जो जनसंख्या के आंकड़े हम पढ़ रहे हैं वो 2011 के अनुसार है, कोई दिक्कत नहीं। मारवाड़ बताया, किसने बताया है? रोने ने। रोने की एक पुस्तक है, क्या नाम है उसका? हाँ, कैसे याद रह गई? ये कैसे हुआ? ये तो नहीं होना चाहिए था। बहुत अच्छी बात है। वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया, क्या हुआ? ऐसा क्या लगा, नहीं लिखेंगे? और एक व्यक्ति का नाम रिजले वेकुक, इन्होंने किससे माना है? इन्होंने कहा है कि द्रविड़ों से उत्पन्न है, द्रविड़ों से उत्पन्न है, द्रविड़ों से उत्पन्न। ये लो पूछो, करो, वही पढ़े, पूछो तुम क्या कह रहे हैं? हाँ? दक्षिण भारत, दक्षिण भारत से। तो इन्होंने अपने हिसाब से बताया है कि भील जो जनजाति है उनकी उत्पत्ति किन किन से मानी है। लिखो, लिखो अपने। तो ये परिचय हो गया। सबसे पहले तो ये किस प्रकार से है, और ये अब लिखो भील जनजाति, सबसे ज्यादा बातें इसी में है जी। लिखो विशेष तथ्य, विशेष तथ्य भील जनजाति से। सबसे पहली बात, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, भील जनजाति के भीलों का घर क्या कहलाता है? भीलों का घर क्या कहलाता है? हाँ बोलो बोलो। कू या टापरा? इनके घरों का बारामदा क्या कहलाता है? घरों का बारामदा वो कहलाता है ढालिया। क्यों प्रसाद जी, सही है? क्या हुआ, बोलते हैं क्या ऐसा? बोलते हैं ऐसा? बोलते हैं ढालिया, बरामदा, ठीक है। फिर है भील जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? याद रख लीजिए, घमेती। उतारो। जबकि मीणा जनजाति का मुख्य क्या है? हाँ पटेल, याद रखिए। अच्छा, इसमें ये तो चलो भील जनजाति का मुखिया हो गया गमेती। देखो इसमें गांवों का समूह क्या कहलाता है? गांवों का समूह है पाल। गांव को बोलते हैं फला, गांव का समूह क्या हो गया? पाल, पाल। इसका मुख्य क्या कहलाता है? पालवी,
शाबाश। ये पालवी होता है, ठीक है, और ये गमेती होता है। लिखो। हाँ, कु कु कु। कमेंट बॉक्स भर गया कु से, ठीक है। वो गांव है ना, वो गांव क्या कहलाता है? ये कहलाता है फला। गांव का समूह है पाल, उसका मुख्य है पालवी, और वैसे भील जनजाति का मुख्य क्या कहलाता है? गमेती। इसमें दो प्रथाएं हैं। एक तो है बहुत अच्छी प्रथा, संयुक्त परिवार का प्रचलन है। संयुक्त परिवार का प्रचलन आज भी। और इसमें एक बहिर्विवाह का प्रचलन है। मतलब देखो, हाँ क्यों? बढ़िया क्यों है? हाँ हाँ हाँ, इसमें विधवा विवाह का प्रचलन है। विधवा विवाह का प्रचलन है। उसे बोलते हैं नतारा प्रथा। विधवा विवाह का प्रचलन क्या कहलाता है? नतारा प्रथा। और इसमें नाता प्रथा का भी प्रचलन है। आपको ऐसे शादियों का अच्छा नॉलेज है नहीं? लिख लिया? पुनर्विवाह कौन सा? हाँ, ये एक से ज्यादा कर लो। आपने तो कहा था। अब देखो, इसमें दो विशेष प्रकार के और विवाह। एक होता है भगोरिया, और एक होता है हाथी वेड़ो विवाह। ये क्या क्या होते हैं? तो को वैसे भगोरिया देखा जाए तो किसी त्योहार के अवसर पर अपना जीवन साथी चुनना क्या कहलाता है? भगोरिया। आपका कमेंट नहीं है इस बार भगोरिया में। हाथीवेड़ो क्या है? किसी वृक्ष को प्रतीक मानकर, मतलब देवता के रूप में शादी कर लेना, हाथीवेड़ो। तो लिखो, त्योहार के अवसर पर अपना जीवन साथी चुनना। वृक्ष को प्रतीक मानकर विवाह करना क्या कहलाता है? हाथीवेड़ो विवाह।
और विवाह की देवी कौन सी इसमें, बिल्लो में, भराड़ी देवी। मतलब ऐसा कहते हैं कि दूल्हा जब बारात लेकर पहुंचता है वहां दुल्हन के घर, तो वहां पर पहले भराड़ी देवी की वो बढ़ानी पड़ती है, अगर नहीं बना पाया तो। हाँ, ये त्योहार के अवसर पर कोई त्योहार फंक्शन है किसी विशेष इस जनजाति में, तो वो कह देते हैं ठीक है तू मेरी आज के बाद। हाँ, कैसे, अरे वो वो चीज है, वो गाना यहीं से आया है। फिर इसमें लिखो, भील जनजाति में विवाह की देवी कौन सी है, भराड़ी माता। अरे सच में वो गाना इसी से इसी का है, ठीक है, वो गाना अब समझ में आया ये लिखते ही। हम्म, हाँ, हाँ तो वो ठीक है इसी में जोड़ दो। लिख लिया, तो ये तो शादी हो गई, आज तो होने दो, कल आते ही इनको आपस में अलग कर देंगे, ठीक है, अलग वाली प्रथा कल बताएंगे।